नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ रही है, हावी होने लगा है। WHO चेतावनी दे रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी अनुरोध कर रहा है और गाइडलाइन भी जारी हो गई है। गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। तमाम सतर्कताओं के बावजूद चुनाव की रैलियां जारी हैं, लाखों की भीड़ उमड़ रही है। एक और कहा जा रहा है कि शादी समारोह में 200 से ज्यादा नहीं, और लगता है कि ये भी ऐलान हो जाता है कि चुनाव रैलियों में 2 लाख से ज्यादा चाहिए। बड़ी विषम स्थिति है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी भी कह रहे हैं कि बड़ी अजीब सी बात है। और चुनाव आयोग इस पर विचार भी कर रहा है। चुनाव आयोग टीम कल से यूपी दौरे पर है, राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है। आज प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हो रही है। कल तक डेरा रहना है। यूपी से आने के पहले जो चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भी बातचीत की और ताज़ा अपडेट लेने के बाद ये भी कहा कि आप हमको अपनी रिपोर्ट दीजिए और जनवरी के पहले सप्ताह में हम फिर बैठक करेंगे। इसके मतलब क्या है ये तो अभी विचारनी है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि सब कुछ हो रहा है, हमको संदेश दिया जा रहा है गाइडलाइन का पालन करो पालन करो, लेकिन फिर क्या कारण है कि चुनाव आयोग जब पूछता है तो सभी राजनीतिक दल एक ही बात करते हैं, चुनाव समय पर करा दीजिए, चुनाव समय पर होने ही चाहिए। हाँ, सख्ती कर दीजिए कोरोना के नाम पर, लेकिन रैलियां होनी चाहिए, रैलियों पर कोई प्रतिबंध मत लगाइए। सवाल सीधा सीधा उठता है कि जब आप चुनाव टालना नहीं चाहते, रैलियों पर रोक लगाना नहीं चाहते, वो कौन सी बात है जिसके लिए आप चुनाव पर अड़े हुए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा। महेश शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे दूसरे मेहमान हैं जाने माने राजनीति शास्त्री डॉक्टर पुष्कर पांडे। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ अभी बस चंद मिनट में ही पुष्कर पांडे जी जुड़ जाएंगे और हम उनसे भी ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये राजनीतिक दल चुनाव पर अड़े हैं। क्या इन्हें कोई नफा नुकसान दिख रहा है या कोई और बात है। चर्चा की शुरुआत हम महेश शर्मा जी से ही करेंगे। महेश जी, आप तो निरंतर राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हैं, आपका अच्छा अनुभव है, आपने बंगाल, उड़ीसा सब कुछ देखा है। क्या कारण ये ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और उसके बावजूद हमारे राजनीतिक दल चुनाव पर अड़े हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, सही है। ओमिक्रॉन तेज़ी से बढ़ रहा है। बल्कि अगर हम आंकड़े लें तो 16 तारीख को जो आंकड़ा आया लगभग 100 के आसपास था संक्रमित का, और वो बढ़ के 8 गुना बढ़ गया है। आज की तारीख में 800 प्लस है, 815 है या समथिंग। तो बढ़ रहा है तेज़ी से। दूसरी तरफ चुनावी तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन एक बात है कि राजनीतिक दलों की कल चुनाव आयोग के सामने बैठक हुई, अलग अलग
दलों के प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन बीजेपी ने जो अपनी बात कही उसमें जो एक बात समझ में आती है, ऐसा लगता है कि बीजेपी कुछ दुविधा में है। वो उतनी मुतमईन नहीं है कि चुनाव समय पे हो जितने बाकी दल हैं। उसके जो प्रतिनिधि थे उन्होंने आयोग से साफ साफ कहा कि चुनाव समय पर हो, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला तो चुनाव आयोग पर है। तो जो ये उन्होंने एक अपनी बात में जो एक पूरक वाक्य बाद में बोला कि फैसला तो आखिरकार चुनाव आयोग को ही करना है, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ये चाहती है कि अगर टल भी जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं अभी अगर होते तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है, और टल जाते हैं तो उसके प्लस में भी जा सकता है। उसका एक कारण है वर्मा जी। कारण उसका ये है कि अभी रिसेंटली मैं जो सर्वे टाइम टू टाइम हो रहे हैं उसमें ये पता चला कि जैसे 2017 में बीजेपी ने 39.6% वोट गेन किया। अब जो ताज़ा सर्वे हैं ये 40+ तक तो पहुंचते हैं, लेकिन 1-2% बस। लेकिन समाजवादी पार्टी और उसके जो सहयोगी संगठन हैं, राजनीतिक दल, उनकी जो बढ़त है वो आके 36 पे अटक गई है। ये 40 मतलब 41 या 42 लगभग मान लीजिए आप इसको रफली, तो ये इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बीजेपी का यह है कि जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो उनका प्रतिशत कुछ और आता है, जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसका प्रतिशत कुछ और आता है। लोकसभा वाले में ज़्यादा आया था। तो बीजेपी, मुझे लगता है ऐसा कि बीजेपी ये देख रही है कि मतलब तेल और तेल की धार वाली बात है कि अभी कुछ और अगर वो गेन कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इस पर भी अगर एज ऑन डेट अगर चुनाव होते हैं और जैसा कि सर्वे आ रहे हैं तो बीजेपी को नुकसान तो होता दिख रहा है, लेकिन सरकार कंफर्टेबली वो बना सकती है। शायद ये वजह हो सकती है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही, उनकी कोई प्रायोजित भीड़ नहीं होती है, वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो भी हैं, तो जो भीड़ उमड़ रही है उसको देख करके बीजेपी के नेता भी विचलित हैं। क्योंकि अब तक जो मोदी जी की या योगी जी की जो मीटिंगें या अमित शाह की मीटिंगें हो रही हैं तो उसमें एक प्रायोजित भीड़ आती है। मैं कल की बात बताता हूँ कि कानपुर में निराला नगर में जो रैली हुई थी, तो ये आप CTI चौराहे से लेकर के और सीधा के ब्लॉक किदवई नगर तक सड़क के दोनों तरफ बसें खड़ी कर लगभग 1000-1500 बसें होंगी। बताते हैं कि 80 से 90 हज़ार लाभार्थियों को बुलाया गया था विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से। तो उसके बाद इनकी पार्टी के लोग लगभग 2-2.5 लाख की दावा है कि इतने लोग आए, सफल रैली हुई, डेफिनेटली सफल हुई। तो आप अगर लाभार्थियों को माइनस कर दें और सपा से सब कंपेयर करें तो सपा, ऐसा लग रहा कि सपा में भीड़ जुट रही है, जिससे बीजेपी घबराहट में है। और इलेक्शन जो है वो वर्मा जी बाइपोलर होता दिख रहा है, द्विध्रुवी। तो मतलब ये मतलब आपका कहना है कि इस समय बीजेपी दुविधा में है जी, और सपा ये चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, ये मतलब हो गया आपका सीधा सीधा कहना है। जी। ठीक बात है। पांडे जी, ये क्या कारण है कि एक और ओमिक्रॉन को लेकर के निश्चित रूप से तमाम गाइडलाइन हो रही है, नाइट कर्फ्यू लग गया है, लेकिन हमारे जो राजनीतिक दल है वो इस बात पर अड़े हैं कि नहीं साहब चुनाव समय से करा दीजिए, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि रैली पर भी मत रोक लगाइए। क्या कहना है आपका पांडे जी? दरअसल सर इसमें थोड़ा सा जी कानूनी बाध्यता भी है। हाँ, संविधान का आर्टिकल 172 साफ साफ कहता है जी कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक को नियत तारीख जो भी है जी उससे 5 वर्ष होगा। जी आपातकाल है अगर कोई जी, तो उस स्थिति में आप 1 वर्ष के लिए कार्यकाल इसका जो बढ़ा सकते हैं अधिकतम, और आपात उद्घोषणा जब खत्म हो जाए तो उससे 6 महीने से ज़्यादा इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते जी। दिक्कत यह है कि आपातकाल को भी संविधान ने परिभाषित कर रखा है। ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत है कि राष्ट्रीय आपातकाल है, कोई बाह्य आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, उससे इतर नहीं हो सकता। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, आर्टिकल 356 के तहत वहां पर आप आपातकाल लगा सकते हैं, जिसको आप राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं, कहते हैं। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जी। तो ऐसा कुछ करने के लिए इनको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा पहले, और एक बड़ा प्रश्न हो जाएगा। चूंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो इस तरह की कोई स्वास्थ्यगत आपदा आ जाएगी, उसके चलते इस तरह के चुनाव को आगे पोस्टपोन करना पड़ेगा, ऐसी कोई पूर्वानुमान नहीं किया गया था। और जब पूर्वानुमान नहीं है तो उसका कहीं कोई उल्लेख भी नहीं है।
तो इसलिए एक इसमें लीगल पॉइंट भी है। और जब नहीं, लेकिन पांडे हाईकोर्ट जी ने भी कहा, पांडे जी आपने बहुत सही बात कही है। लेकिन पांडे जी ये तो आपको मालूम है कि आए दिन राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं 6-6 महीने के लिए। यहाँ तो 2 महीने के ही राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है, और चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो चुनाव टाल भी सकते हैं और चुनाव को रद्द भी कर सकते हैं। जैसे बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, कभी कहीं दंगा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में तो उनको अधिकार दिए गए हैं। तो अगर ये अधिकार दिए गए तो 2 महीने के लिए तो आराम से टाले जा सकते हैं। 2 महीने की बात की जा रही है। सर, चुनाव आयोग के पास अधिकार वही है जो उसको कानून ने दिया हुआ है जी। तो कानून ने उससे प्राथमिक नियम यही है कि आपको 5 वर्ष के अंदर नई विधानसभा का गठन आपको कर लेना है जी। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है और सभी दल इस पे सहमत हैं, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, वो संसद में ऐसा कानून बना करके पास भी करवा सकते हैं, तो वो कार्यकाल में संशोधन स्वास्थ्यगत आपदा एक क्लाज उसमें जोड़ना होगा, और वो जोड़ करके वो चुनाव के समय को इंक्रीज भी कर सकते हैं और ऐसा दिखा सकते हैं कि स्वास्थ्यगत ऐसी समस्या आ गई है तो जो कि राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है, तो ये और किया जा सकता है। तो फिर ये तो चुनाव आयोग फिर स्पष्ट कर दे कि भाई हमारे पास ये ऐसा अधिकार नहीं है कि हम इसको बढ़ा सके। ये काम चूंकि सर मई सरकार का है। जी जी। मई में सर जहां तक हमें याद है जी विधानसभा की पहली बैठक हुई थी जी। तो और ओमिक्रॉन की जो बेबानी है जी, वो बहुत सारे जो स्टैटिकल डाटाज हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि वो फरवरी में ही आ जाएगी। जी जी। तो इनके पास समय तो है, इनको कोई ऐसा नहीं करना है, इनको सिर्फ अपने कानूनों चुनाव कोई घोषणा कर दें कि भाई हम इस तारीख को चुनाव का संपादन कराएंगे, और उसके लिए कोई इनको अलग से कानून को संशोधित करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर ये मई में चुनाव कराना चाहते हैं तो ये जो फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस, हाँ, बिल्कुल 5 फेज में कराएंगे, 6 फेज में कराएंगे, ये ना हो करके फिर वो 1 या 2 फेज में चुनाव इनको संपादित करना पड़ेगा। करना। लेकिन मैं पांडे जी ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये कहा, टेक्निकलिटी आपने बहुत अच्छी बताई और बहुत ही संवैधानिक दृष्टि से आपने बातचीत की, उसका रास्ता भी आपने बता दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर ये राजनीतिक दल इस बात पे क्यों अड़े? क्या इनको कहीं ना कहीं नफा नुकसान दिखाई दे रहा? देखिए, आप हमारे साथ में हैं, शर्मा जी बैठे हैं, आपने जो बात कही है मैं उससे बहुत ज़्यादा असहमत नहीं, लेकिन थोड़ा सा असहमत होता हूँ, क्योंकि आपने जब उल्लेख किया तो बातों को आधार जो है बनाया था चुनावी सर्वे को लेकर के। चुनावी सर्वे सर सैंपल साइज पे डिपेंड करते हैं, और सैंपल साइज जो है वो साइंटिफिक है कि नहीं है, एक बात होता है। दूसरा, जो सैंपल साइज में जो ओकल ग्रुप्स हैं, वो ओकल ग्रुप्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब विशेष दल से ही जुड़े हो सकते हैं। कभी भी कोई भी जो है चुनावी सर्वे ये बहुजन समाज पार्टी को आगे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाया। जब 2007 का चुनाव हुआ था उसमें भी बसपा की सरकार बनते किसी ने नहीं दिखा था, क्योंकि उनका जो सपोर्ट ग्रुप है वो बहुत ज्यादा नॉन वोकल है। तो ये वोकल और नॉन वोकल का भी इसमें संबंध कहीं ना कहीं हो जाता है, इसलिए इसमें एरर आ जाती है, और बहुत सारे सैंपल फेल भी हुए हैं। सिर्फ सैंपल के आधार पर निर्णय नहीं फिर किया जा सकता है। और जो कास्ट इक्वेशन है उत्तर प्रदेश में, वो दोनों दलों के लिए, कहीं भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है तो उसके लिए जीत इस बार इतनी सहज नहीं है, और सपा के लिए जीत इतनी दूर नहीं है, जिसको कहते हैं कि कांटे की टक्कर पे चुनाव अटका हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय जिसको कहते हैं कि जनता को देने के मूड में है। 4.5 साल तक इन्होंने उस तरह से लोगों को विभिन्न योजनाओं को, विभिन्न लाभों को नहीं प्रदान किया जो आप देख रहे हैं कि नवंबर महीने से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। शायद 2-3 महीने का समय इनको अगर और मिल जाए तो विभिन्न लाभार्थियों की संख्या, विभिन्न समूह जो इनसे नाराज हैं उनको संतुष्ट करने के मामले में, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, सबकी समस्याओं पे, सबकी संवेदनाओं पर कहीं ना कहीं समझने के प्रयास में इस समय दिख रहे हैं। और शायद ऐसा करते रहे, इनको समय मिल जाए तो शायद ये तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि चुनाव टल जाए? सर, बीजेपी क्या चाहती है तो सर जो बीजेपी के लोग हमसे तो नहीं बताएंगे, लेकिन लेकिन जो परसेप्शन दिखता है जी, जो परसेप्शन दिखता है कि चाहते तो हैं कि चुनाव जो टले, लेकिन जैसे इस बात को प्रकट कर देंगे कि हाँ चुनाव जो टल जाए, तो वैसे ये बात कहीं ना कहीं जनता में जाएगी कि इनको चुनाव में जीतने की संभावना कम है। ये इस परसेप्शन से डर रहे हैं, इसलिए खुलेआम ये बात खुलेआम नहीं कह रहे,
लेकिन अंदरूनी अगर ये बात कहे तो ठीक, लेकिन सपा तो ये मान के चल रही कि अब तुरंत करा दो तो जिससे कि हम बाजी मार लेंगे। चूंकि सर चुनाव जितना आगे जाएगा, हाँ, चुनाव जितना आगे जाएगा, हाँ सही बात, उतना भारतीय जनता पार्टी जनता को ओबलाइज करेगी। हाँ हाँ, युवाओं के समूह को देखिए, ठीक लैपटॉप बात। बांटना स्टार्ट कर दिया, रोजगार की 18 वैकेंसियां एक साथ निकाल रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। और विभिन्न सरकारी समूह, जो सरकारी कर्मचारियों का समूह है, उनकी जो मांगे हैं उन पे लगातार संवेदनशील होकर के विचार कर रहे हैं। व्यापारियों की मांगे हैं उन पे काम कर रहे हैं। अलग किसानों के आंदोलन का जो मुद्दा था, देखिए उस पर भी इन्होंने काम कर दिया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटी इन्होंने अपनी जो इंक्रीज की है, बिल्कुल ठीक बात है। उससे क्या है कि जनता में जो कोई भी सरकार होती है सर, उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर निश्चित रूप से जागृत होता है। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को जो ये डाइल्यूट कर रहे हैं, ये जो काम इन्होंने स्टार्ट किया है, ये काम शायद 2-3 महीने में और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात है। इसलिए ये चुनाव, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि आपको चुनाव को टालना चाहिए, और अगर सपा के लोग मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगा कि आपको चुनाव तत्काल करवाने पर जोर देना चाहिए। ठीक बात। महेश जी, आप तो पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर भी किया, आपने वहाँ गए भी हैं, आपने देखा किस तरीके से कोरोना वहाँ प्रभावित किया। तो क्या उस पश्चिम बंगाल के चुनाव से चुनाव आयोग कोई सबक नहीं ले रहा है, या हमारी सरकार कोई सबक नहीं ले रही है, या राजनीतिक दल कोई सबक नहीं ले रहे? बिल्कुल लेना चाहिए सबक, क्योंकि वहाँ पर एक स्थिति ये थी कि लगभग 1100 के लगभग केस थे जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, प्रचार वगैरह शुरू हुआ था, और जब ये सब समाप्त पे था तो 17,000 से अधिक केसेस, मतलब 17,500 के लगभग केसेस रिपोर्ट किए गए, और उसमें 100 डेथ भी शामिल थी। 100 लोगों की डेथ भी हुई। तब मद्रास हाईकोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कहा था कि चुनाव आयोग तो हत्यारा है, मर्डरर है, मर्डरर शब्द का प्रयोग किया था। उसी का वही एक तजुर्बा था जो हाईकोर्ट के माननीय जज ने ये अपील की और ये सलाह दी पीएम को और चुनाव आयोग को कि ये चुनाव अगर ओमिक्रॉन के जो स्प्रेड होता है, जिस मतलब डेल्टा से तो 5-6 गुने ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो उस लिहाज से चुनाव स्थगित करने पर, मतलब टालने पर भी विचार किया जा सकता है। ये उनकी ऐसी एक अपील थी और ये बात सही है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट लोग ये कह रहे हैं और मेडिकल फील्ड के लोग भी कह रहे हैं कि ये इतना इफेक्टिव, मतलब माइल्ड वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन, तो जनहानि बहुत ज़्यादा इससे नहीं होने वाली है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो फैलता है और उस तेजी से फैलता है, बल्कि मैंने तो रिपोर्ट्स में पढ़ा भी है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये पता लग जाए कि उसकी इंटेंसिटी क्या है फैलने की, तो ऐसे में कोई ना कोई डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि सर कह रहे हैं, पांडे सर, कि बीजेपी को अगर ये स्थगित कुछ समय के लिए किए जाते हैं तो उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता। बात सही भी है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष के वोटों का बिखराव हो, और जिस हिसाब से कांग्रेस और बीएसपी ये लोग तैयारी, बीएसपी तो अभी तो लगी नहीं रहा कि चुनाव में है भी, तो उसका एक इंटैक्ट वोट है, वो अपना समय पे असर दिखाता है। तो वोटों का बिखराव होता है, सच नहीं दिख रहा। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और उनके छोटे छोटे पार्टियों से जो गठबंधन है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो ये चुनाव जो एक द्विध्रुवी होता जा रहा है, यानी बीजेपी वर्सेस सपा, मोदी वर्सेस अखिलेश, सीधा सीधा गई है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बेचैन किए है। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो विचलित है। ठीक, अगर थोड़ा समय मिल जाएगा तो बेहतर कर सकते हैं। और पांडे जी, जैसा कि अभी कल ही बहुत तेजी के साथ रिपोर्ट्स आई कि बीजेपी इस बात के लिए भी बहुत परेशान है कि ब्राह्मण वोट जो है वो नाराज है। उसके लिए जेपी नड्डा के साथ उन्होंने बैठक की, इसके पहले धर्मेंद्र प्रधान के साथ उन्होंने बैठक की, एक कमेटी बना दी है और कहा है कि आप जाकर के ब्राह्मणों को समझाइए। और वहाँ पर जब इन लोगों ने बैठक की, जिसमें सिर्फ जो है मंत्रिमंडल के ब्राह्मण जो सदस्य थे वही वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने कुछ खुशी दुबे का मामला उठाया, कहीं कुछ, जैसे कि हमारे ब्रजेश पाठक ने ये मामला उठा दिया कि आप ये कहें कि परशुराम की मूर्ति लखनऊ में लगेगी, आप ये भी कहें कि शाहजहाँपुर जहाँ परशुराम की जन्मस्थली मानी जाती है उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित करेंगे, और ये भी कहा गया कि आप जाके ब्राह्मणों को घर घर सम्मान करें। क्या इसका भी लाभ सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा, ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का? सर, ब्राह्मण कहाँ का असंतुष्ट है और कहाँ का संतुष्ट है, प्रश्न ये है जी। असंतुष्ट है पूर्वांचल का। अच्छा। पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी का जो परिवार है, उस परिवार की आवाज ब्राह्मणों में बहुत सुनी जाती है।
सतीश चंद्र मिश्रा की भी आवाज पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों में सुनी गई, लेकिन वो साख अब सतीश चंद्र मिश्रा की नहीं बची है। लेकिन हरिशंकर तिवारी जी के परिवार ने उस साख को कहीं न कहीं अपनी बचा के रखा और पूर्वांचल में उनकी बात सुनी जाती है। तो पूर्वांचल में निस्संदेह ब्राह्मण जो है वो कहीं न कहीं उसका स्पष्ट रूप से अभी भाजपा या सपा के साथ पूर्ण रूप में जैसे एक बात हम हैं कहते हैं कि ये दल या ये जाति समूह इस दल विशेष के साथ है, तो भी पूर्वांचल के ब्राह्मणों के लिए वो कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। और चूंकि अभी हरिशंकर तिवारी जी का परिवार चुनाव प्रचार में निकला नहीं है, तो जब वो चुनाव प्रचार में निकल जाए और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है तब बात कहना ज्यादा ठीक होगा। लेकिन आपने बड़ी अच्छी पूर्वांचल की बात उठा दी है, और क्या आप ये मानते हैं कि इसी कारण गोरखपुर के जो श्री प्रताप शुक्ल, जिन्हें जो है योगी आदित्यनाथ का विरोधी भी माना जाता है, 36 का आंकड़ा माना जाता है और कहा जाता है कि किस तरीके के दोनों में है, उसके बावजूद आला कमान ने जो कमेटी बनाई है उसमें उसी को चेयरमैन बना दिया। तो ये क्या गोरखपुर में जो हरिशंकर तिवारी की पैठ हुई है सपा में, क्या उसको तोड़ने के लिए ही किया गया? देखिए सर, मैं जहां तक मानता हूं अगर ब्रजेश पाठक को बनाए होते तो ज्यादा बेहतर होता जी। और शुक्ला जी की वो पहुंच और वो संगठनात्मक क्षमता उनकी नहीं है। और इसलिए, और गोरखपुर में वो बहुत दिन से रहे हैं और कोई ब्राह्मण चेहरा होने का इसी कोई उनके पास पहचान भी नहीं है। नहीं, लेकिन दोनों में लड़ाई चलती रही ना, सुनते हैं। नहीं, लड़ाई चलती रही लेकिन उसमें वो पस्त हुई, वो मुखर नहीं हुआ। ठीक बात है। उस युद्ध में जो राजनीतिक साख का युद्ध था उसमें योगी जी विजयी हुए और शुक्ला जी कहीं न कहीं उसमें विजयी नहीं हो पाए। ठीक बात है। तो पराजित योद्धा पर दांव लगाने से कोई फायदा नहीं होता। चलिए, शायद ब्रजेश जी पर लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। क्या कहेंगे महेश शर्मा आप इस मामले इसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मण वोटर है और पिछले चुनाव में 13% में जितना वोट पोल हुआ उसका 80% बीजेपी को गया। तो ब्राह्मणों की नाराजगी की बात ऐसा सरफेस पे तो नहीं दिखती है, भीतर खाने में जो चल रही सुगबुगाहट, क्योंकि बीजेपी कोई भी कॉर्नर वीक नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही वजह है कि उसने ब्राह्मण दांव खेला है। अब जहां तक शुक्ला जी की बात है तो शुक्ला जी सही बात है पराजित योद्धा हैं, क्योंकि उनको राज्यसभा का कार्यकाल मिला और वित्त राज्य मंत्री भी बनाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा असरदार वो साबित नहीं हुए। एक रिपोर्ट मैं कोट करना चाहूंगा कि जिसमें यह कहा गया है 3 मंत्रियों के नाम लिए गए कि जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट, जो सत्ता विरोधी जो वोट होता है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। उसमें से एक ब्रजेश पाठक का भी नाम आता है। तो मैं पांडे जी की इस बात से सहमत हूं कि अगर ब्राह्मणों में ब्रजेश पाठक का चेहरा बीजेपी आगे करती तो शायद उसका लाभ मिलता। वो अभी युवा उम्र के भी हैं तो, और उनका अपना जैसा फैलाव है तो उससे ऐसा लगता है। तो ये बात सही है। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी कि मध्य प्रदेश में संगठन के एक महामंत्री शायद थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने एक बयान दे डाला कि भाई हमारी कुर्ते की एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी जेब में बनिया, तो हमें ये तो सुरक्षित है, बाकी पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सब जगह। तो ये बात जो कही थी, ये बात भी बहुत पिंच कर गई लोगों को। इसका बहुत विपक्ष तो जम के प्रचार प्रसार किया, तो इसका असर निश्चित तौर पे हुआ है। तो इसको बीजेपी अब उसको उजागर तो नहीं करती, लेकिन निश्चित तौर पर एक डेंट हल्का फुल्का तो जरूर मान रही ब्राह्मण वोट बैंक में, जिसकी वजह से ये मेहनत कर रही है। जब चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन हावी पर चुनाव पर अड़े, पांडे जी एक क्या ये आधार नहीं बनाया जा सकता है कि देखिए जो परिस्थितियां इस समय ओमिक्रॉन की है वही परिस्थितियां लगभग कोरोना के रूप में पंचायत चुनाव समय थी, हमने पंचायत चुनाव करा दिए, क्या हुआ? और इसी आधार पर हम विधानसभा का भी चुनाव करा देंगे। क्या आप उससे कुछ डिफर पाते हैं इस चुनाव में? देखिए सर, पंचायत चुनाव में कोई ऐसा स्टेक नहीं लगा था कि सत्ता किसकी आएगी किसकी फिर नहीं आएगी। जो सत्ता में बैठे ऊपर के लोग हैं उनकी सेहत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। इस चुनाव का प्रभाव पड़ना है। जबरदस्ती चुनाव अगर कराया गया, कर्मचारी अगर नाराज हुए, लोग मरे, आम आदमी मरने लगे, तो सदैव जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। चुनाव आयोग संपादित कराएगा, जिम्मेदारी सरकार की बन जाएगी। तो उस स्थिति से भी बचने का कहीं न कहीं सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। और पंचायत चुनाव दूसरी चीज थी सर, वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, और उसमें जो प्रावधान है वो बड़े शिथिल हैं। लेकिन जो
केंद्र में विधानसभा को लेकर के जो भी जो प्रावधान है वो थोड़ा सा उस पर सख्ती है, और उसको हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की उस पर जो है मॉनिटरिंग है। और अगर कोई भी PIL या कोई व्यक्ति चला गया 18 मई के पहले इनको जो कुछ करना हो अपना कर सकते हैं, लेकिन 18 मई को नई विधानसभा, जो भी उसकी पहली मीटिंग की डेट थी, उस समय तक नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। अच्छा, एक बात पांडे जी मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि ये कहा जाता है कि पूरा जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। अगर जैसे कि आपने कहा 18 मई, लेकिन अगर कहते हैं कि जून और जुलाई में भी हो जाए तो ये 2 महीने आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, आपको 18 मई पे ही आपका कार्यकाल खत्म होगा, चाहे 2 महीने बाद लेट हुआ हो। तो क्या ये भी सही है? नहीं सर, ये सर संभव नहीं है। नहीं है। गवर्नमेंट सर मतलब कभी भी सरकारें बैक डेट में काम नहीं करती। हमारे यहाँ नियम है, भूतलक्षी प्रभाव से कोई काम नहीं किया जा सकता। नहीं तो इसमें बैक डेट तो नहीं लग रही है। जो उनको साइन वहां पर करना, चूंकि अपने यहाँ देश में रूल ऑफ लॉ है, हाँ, और जो भी चीजें आप साइन करेंगे वो आप उस पर आपकी डेट पड़ती है ना। गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी चलती। गवर्नमेंट एक दिन सरकार को चलने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा है, अरबों रुपए का खर्चा होगा। उस खर्चे को करने के लिए सरकार को एक्सचेकर पर साइन भी करना पड़ता है। ठीक बात। महेश जी, क्या अब आपको लगता है कि अब चुनाव टले या न टले, इस बात को लेकर के भी राजनीति शुरू हो जाएगी, राजनीति गर्म भी होगी? क्योंकि आज ही मैं आपका एक उदाहरण दे रहा हूं पंजाब का। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने आज जो है ओमिक्रॉन पर काफ़ी एक्शन लिए, कहा कि 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर बिना वैक्सीन के कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, और सारी व्यवस्थाएं की। और ये भी उसके साथ में कह दिया हम समय पर चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं कहा, बल्कि ये भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी स्टंट खेल करके चुनाव को बढ़ाना चाहती है, इसीलिए दिल्ली में रोज रोज नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, नई नई बंदिशें लगाई जा रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब इस पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी? राजनीति तो शुरू हो ही चुकी है, और पंजाब का एक अलग सिनेरियो है। आज की तारीख में पंजाब में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उभर रही है, और बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि ये लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होने जा रही है। नतीजे कुछ भी हो, तो जो अकाली दल और बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का की जो पार्टी है, तो इनका अलायंस तो लगभग तैयार है। तो लेकिन जो चन्नी साहब कह रहे हैं, तो चन्नी साहब अपनी उनकी फिजा बनी हुई है, वो उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो इन लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा, ना अमरिंदर को कुछ मौका मिल पाएगा और ना ही अकाली दल और बीजेपी तो खैर मतलब बहुत इनसिग्निफिकेंट टाइप की वहाँ पर है, बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। लेकिन आगे चल के क्या होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद पंजाब में इंटरेस्ट फोकस कर रहे हैं, तो उस स्थिति में चन्नी तो अपनी राजनीति के हिसाब से ठीक कह रहे हैं कि वो तैयार हैं और चुनाव जो भी नियत तारीख है उसमें होने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बाकी जो पार्टियां हैं ये बहुत ज़्यादा कहाँ बोल रही हैं, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी इस इशू पे बहुत ज़्यादा इसको ये कि हाँ भाई ठीक हम इस पक्ष में हैं कि समय पे चुनाव हो जाएं, लेकिन बहुत जोर दे रहे हो, टीवी पे इंटरव्यूज आ रहे हो, प्रवक्ता आ रहे हो, ऐसा भी कुछ दिख नहीं रहा है। बीएसपी साइलेंट बैठी हुई है, ले दे करके समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में जो मचा हुआ है उसमें बीजेपी का स्टैंड अभी आपको क्या स्टैंड है वो उस पर आपको थोड़ा सा अभी हम बताया भी था कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा दुविधा में है, उत्तर प्रदेश में दिख रही है कि अगर टल जाए तो उसको मौका और भी परफॉर्म करने का मिल जाए। तो इस पे राजनीति तो चुनाव हो समय पर या ना हो, इस पे राजनीति तो शुरू हो गई है। सब अपने अपने नफा नुकसान के समीकरण लगाने में जुट गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए पांडे जी, क्या ये भी अब आरोप सीधे सीधे लगने लगे हैं कि चुनाव आयोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन अब चुनाव आयोग वही करता है जो सरकार कहती है, और ये भी है कि अगर सरकार चाहेगी तो चुनाव टलेंगे और नहीं चाहेगी तो नहीं टलेंगे। ऐसा एक प्रेफरेंशियल है, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है अरे चुनाव आयोग तो कुछ नहीं है। तो क्या इस बारे में ये कहीं ना कहीं आपको सत्यता दिखती है? देखिए सर, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है
और समस्त संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना और उनकी निष्पक्षता पर यकीन रखना, ये एक नागरिक की जिम्मेदारी है और हम सब इस देश के नागरिक हैं तो हम ऐसा मानते हैं। चुनाव आयोग में जो लोग विभिन्न महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक पोस्टों पर रहे हैं, उन पदों से हटने के बाद उनको विभिन्न जगहों पर ओबलाइज किया जाता रहा है। जैसे पूर्व चुनाव आयुक्त थे कुरैशी, ऐसा कोई नाम था, एसवाई, उनको भी राज्यसभा शायद भेजा गया था। ऐसे बहुत सारी चीज़ों उसके द्वारा ओबलाइज किया जाता रहा है। इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए जिससे कि इस तरह की बातें उठनी बंद हो जाएं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाया जा सके। क्योंकि विभिन्न जगहों पर भेजने से कहीं ना कहीं ये बात होती है कि उन्होंने सरकार के अनुरूप कुछ न कुछ ऐसा किया होगा, तभी सरकार ने उनको आज जाकर ओबलाइज किया है। सरकार से इतर कुछ नहीं है, सरकार में ही सब है और व्यक्ति ही हर जगह बैठे हैं। तो प्रभावित होना और ना होना, लेकिन इतना भी प्रभावित नहीं हो सकता कोई कि उसको कोर्ट में खड़े होने पर जवाब ना रहे, उसकी निजी जिम्मेदारी बन जाए। तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता रहा है, कराया है और आगे भी कराएगा। और अगर ऐसा ना होता सर, तो जो भी सत्तासीन दल रहे थे उस समय, चाहे 2004 में, 2014 में या जो उत्तर प्रदेश में 2007 में, 12 में, 17 में, तो सत्ता में जो परिवर्तन ना होता। ठीक बात। महेश जी, आपको तो याद होगा वो जमाना टीएन सेशन का। हाँ, सेशन वर्सेस नेशन ये चलता था। तो आपको मालूम था कैसे एक क्षण में उसने सुधार कर दिया। और मुझे तो आज भी याद है कि जब वो कानपुर आए थे तो सेंट्रल स्टेशन में प्लेटफार्म नंबर 1 में डिब्बे के सामने उन्हीं गाड़ी रखी गई थी और डीएम साहब और बड़े बड़े लोग पैदल रिपोर्टिंग में था। हाँ, याद है आपको? पूरी तरीके से पूरा याद है। अब क्या लगता है कि उस तरीके के जो अधिकारी हैं या चुनाव आयुक्त नहीं है, इसलिए लोग शंका ज्यादा करते हैं? देखिए, सेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब मिसेस गांधी के टाइम पे आर.के. त्रिवेदी एक मुख्य चुनाव मुख्य जो कानपुर में डीएम भी रहे थे। हाँ, आर.के. त्रिवेदी जो है वो उनके बारे में कहा जाता था कि ये प्रधानमंत्री के पर्स पे बने रहते हैं हमेशा। मतलब जब उनका यूज करना चाहे तब किया जा सकता था। इस तरह की उनकी इमेज थी, पूरे देश भर में मीडिया में भी चर्चा होती थी और डिबेट में जो आपस में बातचीत होती है अड्डों पे, वो सारी जगह ये सब बिल्कुल जग जाहिर था। चुनाव आयोग क्या है और ये ऑटोनोमस बॉडी है, और ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है, संविधान में उसको क्या पावर है, ये तो सेशन ने एहसास कराया। टीएन सेशन एक ऐसा आदमी था जिसने कभी भी और बहुत कम समय के लिए ऑफिस जाना, अपने काम निपटाना। बाकी जो दो उनके जो चुनाव आयुक्त होते थे उसमें एक एमएमएस गिल थे, वो बेचारे ट्रैक्टर चलाते थे पंजाब में, अपने खेत जोतते थे, उनकी यह हालत कर दी थी उन्होंने। और कोई एक वीजी वर्गीस भी शायद होते थे। तो वो सेशन का तो जमाना ही बिल्कुल अलग था। अब तक तो डिसीजन ले चुके होते। और अगर आप समय हो तो मैं सेशन के 2 उदाहरण छोटे छोटे संक्षेप में बता दीजिए। आपको याद होगा कि सहवाल मुखर्जी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मतलब चुनाव अधिकारी थे। हाँ, चुनाव अधिकारी, क्षमा कीजिएगा, सीईओ थे वो। तो वो जब उनकी बातचीत हो रही थी तो एक यहाँ देश के प्रतिष्ठित पत्रकार छायाकार वो वहां पहुंच गया कैसे, और उसने फोटो ले ली। तो सेशन ने कहा कि भाई मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, तो ये कैसे आ गए, मीडिया कैसे आ गया यहाँ? इतना कहना तो उसी समय वो निलंबित, आपको याद होगा, मुखर्जी साहब उसी समय निलंबित हो गए थे। और यहाँ कानपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज की कि अब ये पूछिए, अब ये करके लास्ट में लालू वाला जब खत्म हो गया तो बोले अब कोई सवाल। तो उनसे फिल्मी गाना सुना था, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, उन्होंने अपने थाइस को तबला बना के बजाते हुए, आपको शायद याद हो, आप थे वहां पर। तो वो सेशन जैसा तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हुआ ही नहीं। उसके बाद भी कुछ लोग हुए हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई चुनाव आयोग ने ऐसी कोई ताकत नहीं दिखाई है, इसका कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है कि जिससे लगे कि यहाँ चुनाव आयोग कोई बॉडी है। अब ये ओमिक्रॉन का जो इश्यू आया है, ये चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा है कि वो क्या निर्णय लेता है, क्या वो सरकार के इशारे पर निर्णय लेता है, या जो हालात जो भी मतलब आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया कि विदेशों से भी आंकड़े लें, जैसे कि जो वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है और इसकी जो तीव्रता है फैलने की, उसके बाद आप रिपोर्ट दें। सारे डिस्ट्रिक्ट से, सरकार से, हर महकमे से आयोग रिपोर्ट ले रहा है, उसके बाद किस नतीजे पे पहुंचता है ये तो देखने की बात है। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव आयोग ऐसा समझा जा रहा है कि हो सकता है कि सत्ता के इशारे पे कहो टाल भी दे, ऐसा कह रहे हैं। ठीक बात। दूसरी पार्टी के पांडे जी, हम इसी में आपसे एक सवाल पूछेंगे।
कि जैसा कि अभी महेश शर्मा ने भी कहा और ऐसा संकेत भी मिलता है कि अब उतने सख्त चुनाव आयुक्त तो नहीं रह गए, लेकिन जन स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा आधार होना चाहिए जिसकी रिपोर्ट पर चुनाव आयोग फैसला ले कि हमें चुनाव कराना है कि नहीं कराना, क्या करना चाहिए चुनाव आयोग? देखिए सर, ऐसा है, बात वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ पर सर ने ख़त्म की थी जी। चूंकि चुनाव आयोग ऑटोनॉमस संस्था है और सरकार का हस्तक्षेप भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। क्योंकि जब सेशन साहब ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके दिखा दिया तो चुनाव आयोग को बहुसंख्यक कर दिया गया। फिर उसमें ये भी नियम बना दिया गया कि सारे निर्णय वो बहुमत से लिए जाएंगे। और उसके बाद चुनाव आयोग अगर ऐसा कुछ करता है, जन स्वास्थ्य भी आपातकाल की तरह ही है। ये जो देश में स्थितियां इसमें विद्यमान हैं, ये एक तरह की आपातकाल है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि इसमें एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करके और सभी दल सहमत हो जाएं और इसको संसद से पास फिर करवा करके, क्योंकि कार्यकाल को बढ़ाने के लिए भी संसद से कानून पास करना ही होता है। अगर जो निश्चित नियत तारीख थी विधानसभा की उत्तर प्रदेश के पहले बैठक की, उससे अगर एक दिन भी कार्यकाल को इंक्रीज करना है तो उसके लिए भी एक प्रस्ताव संसद के द्वारा पास करना पड़ेगा। तो वैसा ही एक आपातकाल में संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है, क्योंकि नई नई परिस्थितियां सामने आ रही हैं। संविधान में संशोधन होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं, और आपातकाल की स्थिति को संशोधित करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अतिरिक्त इस तरह की स्थिति भी हो सकती है कि इतनी व्यापक जनहानि इतने व्यापक पैमाने पर कि सरकार के समस्त संसाधनों का जो आधारभूत ढांचा है वो चरमरा जाए, लोग त्राहि त्राहि करें। तो ऐसी स्थिति जो है, तो उस स्थिति में इसमें संशोधन किया जा सकता है और बहुत सहज चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये हो सकता है, और अगर सरकार की मंशा हो तो जिस दिन चाहे उस दिन हो सकता है। ठीक बात। महेश जी, ये निर्णय पारदर्शी हो, शुचितापूर्ण हो, निर्णय में किसी को भी उंगली उठाने का प्रश्न ही न उठे, जो ये फैसला लिया जाए, टाला जाए कि नहीं टाला जाए, उसमें सरकार पर भी ये न कहा जाए कि भाई वो तो बीजेपी को बड़ी कमजोर स्थिति दिख रही थी और उसके सामने उसने करा दिया। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पांडे जी ने तो अपनी बात बिल्कुल निश्चित रूप से कही, आपका क्या राय है? देखिए, इसमें जो मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, कोविड-19, तो प्रधानमंत्री का एक कोर ग्रुप है साइंटिफिक एडवाइजर्स का, डाटा एनालिस्ट का। उसमें हमारे कानपुर के पद्मश्री प्रोफेसर मालिंद्र अग्रवाल भी आईआईटी कानपुर के, समय समय पे ये अपना करते रहते हैं, भविष्यवाणी देते हैं। तो जी। हाँ, तो ये सारे डेटा इकट्ठा करके और उसका जो भी प्रॉपर एनालिसिस होता है, कि जैसे मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि 16 तारीख से लेकर के अब तक 12 दिन के अंदर 8 गुना ओमिक्रॉन बढ़ गया, उसके आंकड़े हैं। और वो लगभग 800 समथिंग केस हुए, तब वो 100 केस थे। अगर आप इसी को ही सैंपल मान लें तो आने वाले 10 दिन में, जो 12 दिन में, उसका 8 गुना हो जाएगा, यानी 800 का 8 गुना हो जाएगा। तो ये जो फैल रहा है, अगर सिर्फ इतना ही मान लें तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कि वो कहा जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, माइल्ड कहा जा रहा है, कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं इस बात को। तो लेकिन अगर उसका जो सुपर स्प्रेडर जो भी उसके वो रहेंगे और उसके आधार पे जो भी डेटा इकट्ठा होता है, सरकार के पास होता है, आयोग ने खुद डायरेक्ट मांगा है, और आयोग को ये चाहिए कि इन जो एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट हैं, इनकी रिपोर्ट्स और वो जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं कंट्रीज़ की, उनकी रिपोर्ट के आधार को आधार बना करके जनहित में कोई निर्णय उनको जल्द से जल्द लेना चाहिए। मैंने तो बल्कि सुना कि जनवरी के फर्स्ट वीक में अधिसूचना भी जारी हो सकती है। नहीं, इससे पहले तो बैठक होगी, ऐसा आ भी गया है। और सर, बैठक होगी। ओमिक्रॉन सर इतना लंबा नहीं है। जैसे साउथ अफ्रीका में जब ये स्टार्ट हुआ है, तो आज वहाँ चूंकि सुपर स्प्रेडर है, बहुत तेजी से फैला, और इसका जो स्टैटिकल डाटा भी था वो स्लोपी नहीं है, वो सीधे है और सीधे नीचे है। ठीक बात। एकाएक पीक पर जाएगा और एकाएक नीचे आ जाएगा। ठीक बात। तो मुश्किल से 1 मंथ का मामला है कुल, जिसमें ये आएगा और खत्म भी हो जाएगा। ठीक बात। तो अगर फरवरी में आता है ये, तो फरवरी लास्ट तक खत्म हो जाएगा। ये तो आ चुका। हाँ, मैं जी कुछ कहेंगे क्या इस बारे में? तो उसमें यही है कि आयोग को हाँ, माने हम आपकी बात समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि आयोग को ये चाहिए कि फैसला लेते समय जो एक्सपर्ट्स हैं इसके,
उनकी रिपोर्ट को सामने रखे, जो एनालिटिक है जो उनकी रिपोर्ट को सामने रखे। ये नहीं वो कि फलाना राजनीतिक दल क्या कह रहा है, फलाना राजनीतिक दल क्या कह रहा है, इस पर न गौर करके बल्कि जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है वो बतावे कि चुनाव टाले जाए कि न टाले जाए, और अगर टालने पड़े तो क्या परिस्थितियां हैं, न टाले जाए तो क्या परिस्थितियां हैं। मेरे हिसाब से आपका सुझाव यही है। पांडे जी, आप इससे भी सहमत होंगे सर? सर, चूंकि सर लोकतंत्र में सर जी, लोकतंत्र के संचालन की जो डोर है जी, वो संसदीय लोकतंत्र में दल ही होते हैं। ठीक बात है। तो एक्सपर्ट की राय दलों के सामने रखी जाए, हाँ, बहुत अच्छी बात। एक आम सहमति जैसे विभिन्न मुद्दों बना पर दी जाए। विभिन्न मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक होती है, ठीक बात। ऐसे ही इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक की जाए। जी, और बात। सबसे अच्छा ये है कि जैसे लोकसभा की कार्यवाही का लाइव होता है, आप इस समय लाइव हैं, और ऐसे ही उस बैठक को भी लाइव किया जाए, जिससे कि कोई व्यक्ति अंदर कुछ न कह अंदर कुछ कहे और बाहर कुछ कहे, उस चीज से चुनाव आयोग मुक्त हो जाए और उसके ऊपर, उसकी निष्पक्षता के ऊपर कोई बात ना उठे। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपको। बहुत अच्छे ढंग से आपने बातचीत, बड़ा साफ तरीके से स्पष्टता के साथ आपने अपना तर्क प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए विचार मंथन, और ध्यान रखिए चुनाव का फैसला हो किस आधार पर, सीधे तौर पर एक्सपर्ट की रिपोर्ट को आधार बनाया जाए। यही हमारे और आपके लिए वरदान है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। आइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।